नमस्कार साथियों, निर्वाण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में बिहार जुडिशरी और एपीओ के मेंस के लिए हमने प्राचीन काल के सिंधु सभ्यता तक हिस्से में जो हमारे प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। आज अगली कक्षा में, अगली वीडियो में आपको वैदिक संस्कृति के बारे में क्या क्या हमारे प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, क्या हमारा उत्तर होगा, इन सबको प्रश्नों को दृष्टिकोण में रखते हुए, प्रश्नों पर फोकस करते हुए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। क्या हमारे प्रश्न बनते हैं? वैदिक सभ्यता लंबी सभ्यता थी, इसमें बहुत तरीके की बातें हैं। प्रीलिम्स में बहुत से प्रकार के प्रश्न बनते हैं, लेकिन मेंस के लिए एक सीमित अवधारणा का यूज किया जाता है। सीमित तौर पर उन प्रश्नों की चर्चा की जाती है। देखते हैं मेंस के पर्पस से आपके क्या प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा हम यह भी देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक इन वीडियोज़ में हैं उनकी डिटेल बृहद तरीके से उनको कैसे पढ़ा जा सकता है वो अगले किन्हीं वीडियो में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है बिहार जुडिशरी और एपीओ की मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से प्रश्न क्या बनेंगे, तो उस पर फोकस करते हुए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वैदिक संस्कृति की क्या स्थिति है, किस किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर हमारे बन सकते हैं, तो देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वैदिक संस्कृति। ठीक है, इसे वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। दरअसल वेदों की रचना या हमारा जो इतिहास है उसमें लेखन और इस तरीके की जो संकलन की व्यवस्था हुई वैदिक काल से ही प्रारंभ होती है। इसलिए और उसमें भी वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद की रचना की गई, यहीं से हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वेद के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक और विदेशी पुस्तक है, विदेश में किसी धर्म से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, ईरान की पुस्तक है, उससे भी ऋग्वेद में बहुत कुछ समानताएं मिलती हैं, उसकी बातों में भी। तो बार बार प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न को जानिए। ठीक है, अवेस्ता नामक पुस्तक है, ये ईरानी पुस्तक है, ऋग्वेद से समानता है। सीधा प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से, या निम्नलिखित क्या, यहाँ पर सीधे आएगी कि ऋग्वेद की बातें जो लिखी हुई हैं वो विदेशी किसी साहित्य में, किसी पुस्तक में जिसमें उसी प्रकार की बातें मिलती जुलती लिखी हुई हैं, वो पुस्तक कौन सी है? तो आप उत्तर देंगे अवेस्ता है, जो कि ईरानी पुस्तक है, वहाँ से जुड़ी हुई है, फारसी धर्म से जुड़ी हुई है। इस पुस्तक में ऋग्वेद जैसी ही बातें मिलती हैं, समानता मिलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर प्रश्न बनता है कि वैदिक संस्कृति या ऋग्वैदिक काल में जनजीवन कैसा था? ठीक है, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो यहाँ पर जैसे हमने सिंधु सभ्यता में पढ़ा था कि शहरी, ठीक है, शहरी जीवन लोग जीते थे। यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति पाई जाती है, ग्रामीण संस्कृति पाई जाती है। ठीक है, ये भी एक आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में कैसी संस्कृति पाई जाती थी? ग्रामीण संस्कृति पाई जाती थी, शहरी सभ्यता नहीं थी, शहरी संस्कृति नहीं पाई जाती थी। सीधे तौर पर जानिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऋग्वेद में तमाम नदियों के नाम लिखे हुए हैं, प्राचीन नाम लिखे हैं, वर्तमान में उनका कोई और नाम है, तो किन्हीं भी नदियों का हो सकता है। एक पूरा क्वेश्चन बना दिया जाए 5 नंबर का और उसमें लिख दिया जाए कि निम्नलिखित नदियों के प्राचीन नाम को बताइए, और एक लिस्ट दे दी जाए उनके बारे में, हर एक नदी का आपको प्राचीन नाम बताना रहे, तो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, क्या क्या हैं? ठीक, नदियों में किसकी कितनी ज़्यादा चर्चा हुई, प्रमुख कौन थी, ये बाद की बात। प्राचीन नाम पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, सतलज नदी है, ठीक है, जो हिमाचल और पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान में जा कर के सिंधु नदी से मिल जाती है। तो सतलज वर्तमान में भी भूगोल का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका प्राचीन नाम क्या था? सतुद्री।
ऋग्वेद में इसका क्या नाम लिखा हुआ है? शतद्री लिखा हुआ है। रावी नदी, रावी नदी भी जम्मू कश्मीर में बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। इतिहास में भी रावी नदी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान कह सकते हैं, या उसके आसपास बहुत कुछ ऐसा कुछ हुआ है, जैसे 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी रावी नदी के तट पर। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको इतिहास में मिलेंगे। तो रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऋग्वेद में लिखा हुआ नाम क्या है? परुष्णी। परुष्णी। परुष्णी के नाम से ऋग्वेद में जाना जाता था रावी नदी को। अगली है चेनाब नदी। चेनाब नदी भी आपकी पाकिस्तान में बहती है। इसका प्राचीन नाम क्या है? सॉरी, भारत होते हुए पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर में अस्किनी। इसका नाम है अस्किनी। चेनाब नदी का प्राचीन नाम या ऋग्वेदिक नाम अस्किनी है। इसी तरह झेलम नदी भी जम्मू कश्मीर में बहती है। झेलम नदी का ऋग्वेद में क्या नाम लिखा है? किस नाम से उल्लिखित है? वितस्ता। वितस्ता नाम से उल्लिखित है। ठीक है। इसी तरह व्यास नदी है। व्यास नदी का ऋग्वेद में क्या नाम उल्लिखित है? विपाशा। विपाशा नाम से उल्लिखित है व्यास नदी। और एक और इंपॉर्टेंट नदी है गंडक नदी। गंडक नदी का नाम ऋग्वेद में क्या उल्लिखित है? तो इसे कहते हैं सदा नीरा। सदा पानी बहता था, सदा नीरा कहा गया। और भी बहुत सी नदियां हैं, लेकिन आपको ये 6 नदियां याद रखनी है मेंस के दृष्टिकोण से। सतलज का शतद्री, रावी का परुष्णी, चेनाब का अस्किनी, झेलम का वितस्ता, व्यास का विपाशा, गंडक का सदा नीरा। ठीक है। एक साथ भी पूछा जा सकता है पूरा क्वेश्चन बनाते हुए, अलग अलग भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में, इसलिए इन नदियों के प्राचीन नाम आप जरूर से याद रखिएगा। अगला हिस्सा देखते हैं। अगला हिस्सा देखते हैं। इन्हीं में एक और बात जुड़ जाती है। ठीक है। सबसे प्रमुख वैदिक काल में, वैदिक संस्कृति में, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो उसका उत्तर है सिंधु नदी। ठीक है। सिंधु नदी। ये सारी उसी की सहायक नदियां हैं। और दूसरा प्रश्न बनता है यहां पर, सबसे पवित्र या नदीतमा, नदियों में उत्तम किस नदी को कहा गया? तो उत्तर है सरस्वती। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र या नदीतमा कहा गया। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है। नदीतमा या सबसे पवित्र नदी कहा गया सरस्वती नदी को। ठीक। ये नदियों से जुड़े हुए आपके प्रश्न थे। नदियों से जोड़कर इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है। एक एक नंबर की बात है। अगले प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्या प्रश्न हमारे बन सकते हैं? नदियों के बाद दूसरे नंबर पर जो प्रमुख प्रश्न होते हैं, प्रश्न होते हैं। ठीक है। देवताओं के अलावा वहां की व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होते हैं। ठीक है। तो प्रमुख देवताओं की चर्चा हम कर लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता और उसको क्या क्या किस तरह कहा गया, इस बात का भी प्रश्न पूछ सकता है। तो उसके संदर्भ में भी हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख देवता हैं। ठीक है। सबसे प्रमुख है इंद्र। सबसे प्रमुख इंद्र देवता है। इंद्र को आर्यों का सेनापति माना जाता था। आर्य के विजयों में इनका विशेष योगदान रहा है। और इसी संदर्भ में 250 सूक्त ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त, सर्वाधिक 250 सूक्त समर्पित किए गए हैं।
सबसे प्रमुख देवता इंद्र रहे। इंद्र को सर्वाधिक 250 सूक्त समर्पित किए गए हैं ऋग्वेद में। सर्वाधिक सूक्त होने के कारण ही इनको सबसे प्रमुख देवता माना गया। दूसरे सबसे प्रमुख, सेकंड सबसे प्रमुख अग्नि को माना गया। अग्निदेव को 200 सूक्त समर्पित हैं। यह भी प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद में इंद्रदेव को कितने सूक्त समर्पित हैं, ऋग्वेद में अग्निदेव को कितने सूक्त समर्पित हैं, ऋग्वेद के दौरान अग्निदेव की भूमिका क्या थी, अग्निदेव की भूमिका क्या थी। तो इनको मीडिएटर के रूप में, माध्यम के रूप में, मध्यस्थ के रूप में माना जाता था। तो मध्यस्थ भी, ठीक है, पूछा जा सकता है, इसलिए मध्यस्थ भी जानिए। ठीक, इंद्र देवता के अन्य नाम पूछा जा सकता है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम पुरंदर है। ठीक है, पुरंदर यानी कि किलों को नष्ट करने वाला, पुरंदर इनको माना जाता था। किलों को नष्ट करके विजय दिलाते थे आर्यों को, पुरंदर इनको कहा गया। कई अन्य नाम हैं, लेकिन पुरंदर नाम आप जाने रहिए, बाकी ना जानिए, फिलहाल की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और कौन से प्रमुख देव थे? वरुण देव थे। वरुण देव ये क्या थे? वरुण देव क्या थे? जल देवता। वरुण देव आपके जल देवता थे। इसके अलावा मारुत थे, मारुत देवता। ये आंधी तूफान के देवता माने जाते हैं। ठीक है, अगले थे पर्जन्य देव। पर्जन्य देवता ये किसके देवता थे? ये वर्षा के देवता थे। ये वर्षा के देवता थे। यानी देवताओं में आपके प्रश्न बनते हैं। इंद्र कौन थे? आर्यों के सेनापति देवता थे, पुरंदर कहा गया, सर्वाधिक सूक्त उनको समर्पित थे, इसलिए सबसे प्रमुख देवता थे। अग्नि देवता दूसरे सबसे प्रमुख थे, 200 सूक्त इनको समर्पित हैं। ये मध्यस्थ का कार्य करते थे लोगों और अन्य लोगों, अन्य देवताओं के बीच। वरुण जल देवता हैं, मारुत आंधी तूफान के देवता हैं, पर्जन्य वर्षा के देवता हैं। ये आपके सीधे तौर पर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देवताओं से संबंधित हो गया। क्या कोई युद्ध भी हुआ है इस दौरान? क्या कोई इस दौरान युद्ध भी हुआ है? आप लोग वीडियो देखते समय इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए, ताकि दोहराने में आप लोगों को आसानी हो और आसानी से दोहरा सकें। हमेशा चुनी हुई बातों को नोट आउट कीजिए या स्क्रीनशॉट के रूप में रखिए, आपके पास होना जरूरी होता है। अंतिम समय में यही काम देगा आपको दोहराने के लिए। इन बातों पर भी आप लोग ध्यान दिया करिए। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद प्रमुख क्वेश्चन है कि 10 राग युद्ध क्या है? 10 राग युद्ध क्या है? ठीक, यानी कि 10 राजाओं के बीच लड़ा गया। 10 राजाओं के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें 10 राजाओं में 5 आर्य थे और वर्सेज 5 अनार्य, यानी कि जो आर्य जाति से नहीं जुड़े हुए थे, इन लोगों के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें आर्य राजाओं की विजय हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर आर्य सफलतापूर्वक स्थापित हो गए और भारत को आर्यावर्त भी कहा गया। आर्यों के नाम से आर्यावर्त भी कहा गया। ये लड़ा कहाँ गया था? परुष्णी नदी के किनारे। ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था? परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी नदी को आपने पढ़ा है, रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी नदी है। उसी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें आर्यों की विजय हुई और आर्य भारत में स्थापित हो गए। ठीक है, यहाँ पर अब ऋग्वेद में नए नए सभ्यता कल्चर का जन्म हुआ। नई नई सभ्यता कल्चर का जन्म हुआ। तो कौन सी सभ्यता, कौन सा कल्चर? तो वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण व्यवस्था क्या थी? कर्म आधारित। प्रश्न बनता है कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कर्म आधारित थी। कर्म के हिसाब से आपके वर्ण को पहचाना जाता था, जाति आधारित नहीं थी। अगली बात, यहां पर एक प्रश्न बनता है, प्रजापति की 2 पुत्रियां, प्रजापति की 2
पुत्रियां, ये कौन थी? सभा और समिति। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक काल में प्रजापति की दो पुत्रियों का नाम लिखिए। सभा और समिति आप लिखेंगे। यह भी पूछा जा सकता है सभा मतलब क्या, समिति मतलब क्या। तो सभा आज की राज्यसभा की तरह संभ्रांत लोग, यानी कि जो विद्वान लोग होते थे, समाज के प्रतिष्ठित लोग होते थे, ठीक है, नेम फेम वाले लोग होते थे, उन लोगों को इस सभा में रखा जाता था, सभा में। और वहीं पर समिति जो थी, ये क्या थी? लोकसभा की तरह थी, वर्तमान के लोकसभा के समान थी, यानी कि चुने हुए प्रतिनिधि, ठीक है, लोकसभा में आज भी चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। तो ये विशेषता है प्रजापति, यानी प्रजापति माने राजा। राजा की दो पुत्रियां सभा और समिति को माना गया, जो राजा पर नियंत्रण का कार्य करती थीं, कि राजा बिल्कुल से उसकी मोनोपोली ना हो जाए, वो स्वच्छंद ना हो जाए, मनमाफिक ना करे, बल्कि एक व्यवस्था के अनुरूप कार्य करे। उस पर नियंत्रण का कार्य सभा और समिति नाम की दो समितियां करती थीं। और ये आज भी इसी तरीके से हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है। इस बात को आप ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक, अगला प्रश्न बनता है कि वेदों की रचना प्रारंभ हो गई थी, क्या महिलाएं भी वेदों के रचना में योगदान देती हैं? तो उत्तर है हाँ, महिलाएं भी वेदों की रचना में जो है योगदान दिया है। कुछ हिस्सा ऋग्वेद का भी लिखा है। तो वेदों में, और वेद ज्ञान के तुल्य होता है, तो उसके हिसाब से उनको, महिलाओं को विदुषी कहा गया। ठीक है, तो यहां पर है प्रमुख विदुषियां। ठीक है, ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल में प्रमुख विदुषियां कौन थीं? तो उनमें नाम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन थीं? लोपमुद्रा, गार्गी, घोषा, अपाला। लोपमुद्रा, गार्गी, घोषा, अपाला, ठीक है, आदि। कम से कम 4 नाम जानिए आप। ये प्रमुख विदुषियां थीं, विद्वान महिलाओं के रूप में चर्चित थीं। लोपमुद्रा, गार्गी, घोषा, अपाला आदि। इन लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। अब बात आई शिक्षा की पद्धति क्या थी, पूछा जाएगा ऋग्वैदिक काल में शिक्षा पद्धति क्या थी। तो शिक्षा पद्धति कैसी थी? गुरुकुल, गुरुकुल शिक्षा पद्धति। गुरुकुल का मतलब हुआ कि आप जाइए, जितने दिन शिक्षा लेना है आप अपने स्कूल विद्यालय में ही रहिए, यानी कि पूरा आश्रम होता था, गुरु के पास ही 24 घंटे उन्हीं की देख रेख में बच्चा रहता था, और वो शिक्षा प्राप्त करके तब वापस घर लौटता था। और इस शिक्षा पद्धति की दूसरी खासियत थी, ये मौखिक थी। मौखिक शिक्षा पद्धति को अपनाया गया था, यानी कि सब कुछ मौखिक रूप से आदान प्रदान होता था, और बच्चों को सब कुछ याद हो जाता था, और वो अगली जनरेशन को देने के लिए फ्री हो जाते थे। मौखिक शिक्षा पद्धति यहाँ पर अपनाई जाती थी। ठीक है, अगला अगला जो यहाँ पर प्रश्न बनता है, ठीक है, वो प्रश्न ये बनता है कि गाय को क्या माना गया? गाय को अघन्या, अघन्या माना गया। अघन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य, यानी कि मारे जाने योग्य नहीं थी, बहुत पवित्र थी। और इसी वजह से गाय इस समय मुद्रा के रूप में यूज होती थी, यानी कि सबसे ज्यादा वैल्यू वाली चीज ऋग्वैदिक काल में गाय थी, मुद्रा के रूप में यूज होती थी। ठीक है, संपत्ति, सबसे बड़ी संपत्ति होती थी गाय, इसी के आधार पर लोगों की हैसियत बताई जाती थी। तो प्रश्न घुमाकर पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक काल में गायों का क्या महत्व है, बताइए। तो आप बताइएगा कि गाय सबसे मूल्यवान संपत्ति थी, मुद्रा के रूप में भी इस्तेमाल होती थी, इसी से लोगों की हैसियत का पता चलता था, और सबसे प्रमुख जीवों में गाय थी। ठीक है, इसी के लिए युद्ध वगैरह भी होते थे, गाय के लिए ही। प्रारंभिक जो युद्ध हैं वो गाय के लिए ही हैं। ठीक है, इतने प्रश्न आपके बनते हैं वैदिक काल से। इसी का दूसरा हिस्सा है उत्तर वैदिक काल।
इसी का दूसरा हिस्सा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल मतलब ऋग्वेदिक काल में जब स्थापित हो गए आर्य और जब विकास होने लगा और गंगा नदी के किनारे 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 करिए, यानी कि पश्चिम की ओर से इनका विकास प्रारंभ होता है। गंगा नदी के किनारे किनारे बिहार के अंतिम छोर तक इनका विकास होता है। उस दौरान जो बातें थीं वो, ठीक है, उत्तर वैदिक काल के लिए आती हैं। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इस दौरान आप लिख सकते हैं अन्य वेदों की रचना प्रारंभ, यानी वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद, इसीलिए ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। बाकी के वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब की रचनाओं का कार्य प्रारंभ होता है कब? उत्तर वैदिक काल में। यानी व्यवस्थाएं अब बदल रही हैं, इसीलिए हम वैदिक काल को दो हिस्से में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, और अब क्या था, जो शासक था, ये शासक अब ये राजा के रूप में हो गया, यानी कि राजतंत्र की स्थापना हुई। यानी राजतंत्र प्रारंभ में नहीं था, गणतंत्रीय शासन था। राजतंत्र और गणतंत्र एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बोले जाने वाले शब्द हैं। तो पहले गणतंत्रीय व्यवस्था थी, योग्य को चुना जाता था। अब यहाँ राजतंत्र मतलब आनुवंशिकता शुरू हो गई, राजा का बेटा ही राजा होगा। राजतंत्र की स्थापना कब हुई? उत्तर वैदिक काल में हुई। और इसी समय पूछेगा प्रश्न, राष्ट्र शब्द का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो राष्ट्र शब्द का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। इस बात को भी आपको जानना है, यानी राष्ट्रवादी भावना आने लगी थी। इससे पहले राष्ट्र शब्द का प्रयोग नहीं होता था, जिस एरिया में रहते थे वही उनकी पूरी दुनिया होती थी। लेकिन अब एरिया के विस्तार की बातें आने लगी। राष्ट्रवाद, राजतंत्र, साम्राज्यवाद, नए नए शब्द इंट्रोड्यूस होते जाएंगे, जिनका अपना अपना मायने है, अपना अपना मूल्य है। ठीक है, और इसी दौरान जब राजतंत्र की स्थापना हुई तो राजतंत्र की एक विशेषता थी शक्ति का प्रदर्शन, शक्ति दिखाना और अपने आप को उच्च दर्जे पर प्रतिष्ठापित करना, जिसके लिए कुछ प्रमुख यज्ञ किए जाते थे। तो प्रश्न बनेगा कि उत्तर वैदिक काल के दौरान प्रमुख यज्ञ कौन कौन से थे, प्रमुख यज्ञ कौन कौन से थे और उनकी क्या विशेषता है? तो प्रमुख यज्ञ में पहली बात आपकी आती है राजसूय यज्ञ। ठीक है, राजसूय यज्ञ क्या होता था? राज्याभिषेक। राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ होता था उसे राजसूय यज्ञ कहते थे। तो राजसूय यज्ञ स्थापित करके अपनी प्रजा को, अड़ोसी पड़ोसी राजाओं को, सबको बुला करके एक समारोह सा होता था और उस समारोह में अपने आप को प्रदर्शित किया जाता था राज्याभिषेक कराते हुए। ठीक है, तो राजसूय यज्ञ। दूसरा था अश्वमेध। अश्वमेध यज्ञ क्या था? अश्वमेध यज्ञ में शक्ति का प्रदर्शन था। घोड़ा जहां घूमेगा, जो पकड़ेगा वो लड़ाई करेगा, जो नहीं पकड़ेगा उसको मान लिया जाएगा कि हमारी अधीनता स्वीकार कर ली। इसलिए इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में जाना जाता है। अश्वमेध यज्ञ को शक्ति का द्योतक माना जाता है। तीसरा वाजपेय यज्ञ था, एक प्रकार का खेल था। ठीक है, वाजपेय यज्ञ। ठीक है, वाजपेय यज्ञ क्या होता था? रथों की दौड़। रथों की दौड़ कराई जाती थी, उसके आधार पर माना जाता था कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है, विजेता बनाए जाते थे। तीन प्रमुख यज्ञ हैं, तीनों के बारे में आपसे पूछ सकता है, इसलिए इन तीनों को आप जानिए, इन तीनों को आप जानिए। क्या क्या बदलाव हो रहे हैं? वेदों की रचना, अन्य वेदों की रचना प्रारंभ हो गई। शासक अब राजा बन गया, यानी शक्ति स्थापना का सारा सिस्टम शुरू हो गया। इसके लिए तरह तरह के यज्ञ किए जाने लगे। यानी राजतंत्र की क्यों कहा जाता है राजतंत्र का प्रारंभ हुआ? इन सब यज्ञ आदि के कारण कहा जाता है राजतंत्र प्रारंभ हुआ। तो इस बात को आप याद रखे रहिएगा। अगली बात है, अब समाज में क्या परिवर्तन हुआ? समाज में क्या परिवर्तन हुआ? जो समाज वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित था, वही समाज अब
जाति व्यवस्था आधारित हो गया, यानी कि समाज में जाति व्यवस्था। अब जो जिस जाति में पैदा हो रहा है उसके कर्म के हिसाब से नहीं देखा जाएगा, उसी जाति के हिसाब से देखा जाएगा कि यह वो इस जाति का है, यानी कि अब सिंपली जो है चलने लगा, जाति व्यवस्था आधारित हो गया। ठीक है, यानी कि इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, व्यवसाय आनुवंशिक हो गए, व्यवसाय आनुवंशिक हो गए। ठीक है, यानी कि अब जो व्यवसाय में जो लग गया उसका पुत्र भी वही व्यवसाय करेगा, उसका पुत्र भी वही व्यवसाय करेगा, इस टाइप की व्यवस्था हो गई, इसीलिए इसे जाति आधारित व्यवस्था माना जाने लगा। जबकि ऋग वैदिक काल में अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता थी, इसीलिए वर्ण आधारित कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर कृषि और पशुपालन संबंधी कुछ बातें आती हैं। कृषि और पशुपालन में बातें ये आती हैं कि सिंधु सभ्यता में कृषि प्रमुख थी, लेकिन वैदिक काल में पशुपालन प्रमुख था, क्योंकि अभी आपने गाय पढ़ा है। लेकिन अब फिर से पशुपालन सेकेंडरी हो गया, कृषि प्रमुख हो गई, कृषि विकसित हो गई, पशुपालन उसके सहायक अंग के रूप में विकसित होने लगा, प्रमुख नहीं रह गया, यह परिवर्तन हुआ। ठीक है, किसी तरह पूछ सकता है। ठीक है, इस दौरान चांदी की मुद्रा भी चली थी जिसका नाम था शतमान। तो आपसे प्रश्न पूछेगा उत्तर वैदिक काल में चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो आप सीधा बताएंगे शतमान, चांदी की मुद्रा। चांदी की मुद्रा को क्या कहा गया, शतमान कहा गया, इस बात को याद रखे रहिएगा। दूसरी बात, मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई, यानी कि जो अध्यात्म था अब मूर्ति पूजा के रूप में आ गया, मूर्तियों की पूजा प्रारंभ हो गई। तो प्रश्न आएगा मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब हुआ। देखिए, प्रमाण तो सिंधु सभ्यता में ही मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी प्रमाणित नहीं है कि क्या है इन मूर्तियों की वैल्यू, लेकिन यहाँ के बारे में पता है कि मूर्ति पूजा यहाँ से प्रारंभ हो चुकी थी, परमानेंटली इस्टेब्लिश हो चुकी थी, मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई, इसलिए मूर्ति पूजा। और इसी दौरान एक उत्तर वैदिक काल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, षड दर्शनों का विकास। ठीक है, तो षड दर्शनों के विकास में बात यह आती है कि जो हमारे 6 दर्शन हैं, भारतीय साहित्य के प्रमुख स्रोत हैं, भारतीय कल्चर के प्रमुख स्रोत हैं, उनके बारे में, ठीक है, षड इन षड दर्शनों के जन्मदाता कौन कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो पहले नंबर पर आप लिख लीजिए चारवाक दर्शन, ये बड़ा सरल है, इसके चारवाक ही प्रतिपादक थे और ये भौतिकवादी था, यानी जो है वही है बस, और कुछ नहीं है, ना कोई कुछ लेके आया है ना लेके जाएगा। ठीक है, इसके एक श्लोक है इस दर्शन में, पिदम पितम घृतम पृत्वा ऋणम लित्वा घृतम पृत्वा, मतलब अगर आपको घी पीने में सुख है तो घी पीजिए, चाहे ऋण लेके पीजिए, टेंशन ना लीजिए कौन चुकाएगा कैसे चुकेगा, स्वर्ग नरक ये सब की टेंशन ना लीजिए, आज जिसमें सुख है वही आपका जीवन है। चारवाक दर्शन भौतिकवादी दर्शन आपका बन गया। दूसरा है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन इसके कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, कपिल मुनि। सांख्य दर्शन बड़ा विशिष्ट दर्शन है, ये पूरे विश्व का सबसे मैथमेटिकल साइंटिफिक दर्शन है, सबसे प्राचीन साइंटिफिक दर्शन है। यहाँ पर हर बात का उत्तर मैथमेटिकल ढंग से दिया गया है, इसी वजह से अभी आगे जब पढ़ेंगे जैन धर्म वो भी इससे प्रभावित हुआ, बौद्ध धर्म वो भी इससे प्रभावित हुआ। ठीक है, दुनिया के तमाम धर्म इससे प्रभावित हुए हैं, सबसे प्राचीन यही वैज्ञानिक दर्शन आपका माना जाता है, सांख्य दर्शन, जो कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला है योग दर्शन। अब योग की आजकल बड़ी चर्चा है, ठीक है, तो बाबा रामदेव की वजह से चर्चा है, तो बाबा रामदेव ने अपनी एक कल्चर को, अपने देश के एक कल्चर को बहुत आगे बढ़ाया, योग को पूरा विश्वव्यापी चर्चित बना दिया। पहले भी विश्वव्यापी था लेकिन चर्चा में लाकर उन्होंने विशिष्ट दर्जा दिलाया, बहुत बेहतर बात है। लेकिन इस योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि ऋषि थे। पतंजलि ऋषि थे,
ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला है न्याय दर्शन, इसके ऋषि गौतम थे। गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया। ठीक है। अगला है वैशेषिक, वैशेषिक वैशेषिक दर्शन के कौन है? ठीक है, तो इसके हैं कणाद या उलूक ऋषि। कणाद या उलूक ऋषि ने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया। ठीक है। मीमांसा दर्शन दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, मीमांसा दर्शन को दो भागों में, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, यानी कि दो भागों में, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, पहले की और बाद की दो अलग अलग हिस्से में है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी ऋषि हैं। ठीक है। उत्तर मीमांसा के आपके वादरायण ऋषि हैं। ठीक, यानी 6 दर्शनों में मीमांसा ऐसा है जिसे दो भाग में पढ़ा जाता है, यानी कुल मिला के 7 प्रश्न बनते हैं। उत्तर मीमांसा के वादरायण, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, वैशेषिक दर्शन के कणाद या उलूक, न्याय दर्शन के गौतम ऋषि, योग दर्शन के पतंजलि ऋषि, सांख्य दर्शन के कपिल ऋषि, चारवाक दर्शन के चारवाक ऋषि, इन लोगों ने प्रतिपादन किया। यह भी आपका फुल और सिंगल लाइनर दोनों तरीके का प्रश्न बन सकता है। एक छोटा सा क्वेश्चन बना दिया गया कि 6 दर्शनों और उनके प्रतिपादकों का नाम लिखिए और 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये 6 आपको लिखने पड़ेंगे, याद रखिए, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस दौरान एक और सिक्का चर्चा में रहा, शतमान तो चांदी का था ही था, एक शब्द चर्चित रहा, निष्क। ये सोने का सिक्का था, सोने का सिक्का था। आभूषण को भी कहा जाता था सोने के, निष्क कहा जाता था, यानी दो मुद्राएं चर्चित हो गई, निष्क सोने की, शतमान चांदी की। तो दो प्रकार की मुद्राएं भी प्रचलित थीं, सिक्के भी प्रचलित थे, ये भी आपके प्रश्न बनते हैं। इतनी बातें आपको पढ़नी थी वैदिक और उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से ये आपका वैदिक और उत्तर वैदिक काल था। इतनी बातें जिनकी तैयार हैं, तो ये गारंटी है कि इससे बाहर इस एरिया से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनेंगे तो एक बार में ही याद हो जाएगा, इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, याद रहे, क्योंकि वहाँ विकल्प नहीं है कि चुनना है, जब आपको लिखना है स्वतः से, इसलिए दिमाग में बैठा होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक, अगली वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जल्द ही वो वीडियो भी आपके पास होगी, वहाँ से हमारे बौद्ध धर्म जैन धर्म को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वो अलग से वीडियो आपको मिलेगी। फिलहाल मेंस के उद्देश्य से प्रश्न हमारा क्या बनता है, वो बौद्ध और जैन धर्मों से, वो बिहार के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि दोनों धर्मों की जड़ें बिहार में ही छिपी हुई हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। इस वीडियो को भी आप लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब से ही, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इससे ही हम लोग आपस में जुड़ सकते हैं और अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और अभी तक के लिए वैदिक और उत्तर वैदिक काल में हमारे क्या प्रश्न बन सकते हैं, उनकी हमारी आपकी चर्चा हो गई है। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द ही।